सारी राजनीतिक दल जितने बने हो, सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस आप जितने दल हो सब मिला लो तब भी बीजेपी के 240 के बराबर नहीं होते हो। और कह रहे हैं कि मोदी जी की हार हो गई, इनकी हार हो गई। अरे भाई सरकार हमारी बनी है, तीसरी बार तुम हारे हो। किसी ने सोचा था वही भारत है जहाँ शाम को निकलते थे तो महिलाएं सूरज देवता के डूबने का इंतजार करते हुए हाथ में लोटा लेके खड़ी होती थी, क्योंकि उनको लघु शंका करना है। ये पक्ष और विपक्ष में कटुता नहीं होती थी। उसी समय पे टेम्पो से एक सरदार जी उतरे, पीछे यहाँ पे अखबार दबाए, वाजपेयी जी से मिलना है। बोले भी नहीं मिल पाएंगे अटल जी, लेकिन जाओ अंदर बता दो कि सुरजीत आए। उनका रोको भाई रोको, मैं आ रहा हूँ। इधर से सुरजीत सिंह दौड़े, अरे वाजपेयी जी उधर आओ। सुरजीत तो दोनों गले लग गए। लोकसभा में एक दूसरे के प्रति कटु आलोचना, और जब मिलो तो दोस्तों की तरह। अटल जी ने कोई कविता बना, आंसू का मिथ्या था, तुरंत चुटकियों में कविता बना के एकदम लय में काव्य स्वरूप जो मैंने देखा था उस बंद कमरे में, वो एक कविता, वो एक कविता, वो एक कविता, वो एक कविता। तो बंदी के साथ साथ रहस्यात्मक शब्दों का प्रयोग होता था। अवार्ड बताना हो राजनीति का, वो कौन सी चौपाई होगी या क्या बताना? नमस्ते, कविशाला की बिग जर्नीज में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग विधाओं पे अलग अलग व्यक्तित्वों से परिचर्चा करने के बाद में आज हम घर आए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग जर्नीज में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चूंकि कॉन्सेप्ट है बिग जर्नीज, आपकी जो राजनीतिक कहानियां हैं, आपकी जो व्यक्तिगत कहानियां हैं, उसके कुछ अनछुए फल जो लोगों तक नहीं पहुंच पाए अलग अलग माध्यमों के जरिए, वो चाहे ऑनलाइन, इंटरनेट हो, किताबें हों। तो चूंकि बिग जर्नीज है तो हम आपकी यात्रा से शुरुआत करना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होने से पहले, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि जिस घर में हैं यहाँ पे आपके पिताजी का घर है, और अलग अलग उसकी कहानियां, दिलचस्प कहानियां हैं, तो उन कहानियों से हम शुरुआत करना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होने से पहले तक की क्या कहानी है। मैं एक मध्यम श्रेणी के परिवार का सदस्य रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी श्री केदारनाथ शर्मा पाधा जी, स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा पाधा जी कर्मकांडी ब्राह्मण थे और एक अच्छे पहलवान भी थे। और इसी छोटे से घर में 800-900 स्क्वायर फीट का एक घर था, इसी में रहते थे। पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब प्रचारक के रूप में आए और लखनऊ आगमन जब उनका हुआ तो काफ़ी समय पिताजी को उनका सानिध्य मिला है। और शुरुआती दौर पे ये घर संघ परिवार और जनसंघ का एक गढ़ माना जाता था। पूरे इस मोहल्ले में आसपास लोग, उसमें बहुत कम लोग हुआ करते थे। और लखनऊ में पिताजी का एक ऐसा नाम था जो पद नहीं लेते थे लेकिन सारा कुछ काम करते थे। मकान बेच दिया था, एक बार चलता हुआ गोदाम बेच दिया संगठन के कार्यों के लिए, गाड़ियाँ पता ला के दे दिया पार्टी कार्यालय को। बीजेपी कार्यालय जब बना तो कई समय तक का वहाँ भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, नाश्ते का कैसे होगी, यानी एक स्वयं सेवक की तरह काम करना। संघ की शाखाएं कहाँ लग सकती हैं, क्या हो सकता है, वो सारा काम पिताजी बड़े मनोयोग से करते रहे। तो एक पारिवारिक संस्कार बचपन में पड़ा। मैंने इसी घर में, मैंने पूज्य दीनदयाल जी का स्मरण तो मुझे नहीं है, लेकिन पूज्य भंडारी जी के साथ मैंने काम भी किया है और उनका कई बार आगमन हुआ। पूज्य भाऊराव देवरस जी को भी मैंने कई बार खाना इसी घर में खिलाया। राजमाता सिंधिया जी, अटल जी, कौशल जी तो बहुत सारे आए थे। उसमें कौशल जी जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक स्तंभ हुआ करते थे। नानाजी देशमुख साहब को तो मैं, पिताजी की लूना थी, कारें 2 थी उनके पास। जब बिजनेस अच्छा चला तो उन्होंने पार्टी को दे दी थी। अच्छा। और खुद वो लूना से चलते थे। तो मैंने कई बार पूज्य नानाजी देशमुख जी को स्टेशन से लाना छोड़ना। एक नानाजी देशमुख जी के वैद्य, रसिक वैद्य हुआ करते थे, बदलू राम रसिक वैद्य दुगावा में, उनसे वो अपनी दवा लेते थे, तो उनके वहाँ लाना ले जाना, फिर घर पे ही रहते थे। पूज्य अटल जी का सानिध्य भी कई बार मुझे प्राप्त हुआ। सभी चुनाव में मैं उनका चुनाव का संचालन की महत्वपूर्ण टीम का मैं अंग था। लेकिन आखिरी चुनाव में तो उनके चुनाव को सारा कुछ देखभाल करने का उत्तरदायित्व तो मुझे प्राप्त हुआ। और माननीय राजनाथ सिंह जी के दोनों चुनाव का मैं संयोजक रहा, कलराज मिश्रा जी के चुनाव का संयोजक रहा। महापौर में लगातार 2 बार जीता। जी।
और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे चंदा नहीं लेना पड़ा किसी से। ओके। और पहले चुनाव में माननीय अटल जी की सभा हुई थी, मुझे याद है कि उनको 104 बुखार था, और वो जब मंच पे चल रहे तो कांप रहे थे, लेकिन उससे मुझसे वादा किया था कि मैं आऊँगा। और जब मंच पे पहुंचे तो जनता चिल्ला रही थी कि हमारा नेता कैसा हो, कहते थे अटल बिहारी जैसा हो। अटल जी ने वहाँ लोगों से पूछा कि भाई मैं मेरे जैसा क्यों हो? किसी ने कहा अटल जी आप बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। क्यों अच्छे लगते हो? क्या मेरा कुर्ता अच्छा है? तो पब्लिक में एक संध्या करके संभवतः कार्यकर्ता है, वो जोर से चिल्लाई कि अटल जी आज का कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो उस दिन वो धोती नहीं पहने थे, पैजामा पहने थे। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पैजामा नीचे ना पहनूं तो? हाँ। कहा बहुत खराब लगेगा। कहले मैं यही कहने आया हूँ, हम्म। ऊपर यानी कुर्ता ये मेरा संसद है, मैं हो गया हूँ। पैजामा नीचे ये नगर निगम है जिसमें इस दिनेश को होना है। हम्म। मैं आपसे पैजामा मांगने आया हूँ। एक वाक्य ने, मैं जहां जाता था लोग कहते साहब आने की जरूरत नहीं, आप तो अटल जी का पैजामा हो। उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन दूसरे चुनाव में वो अस्पताल में थे और बीजेपी 7 में से 6 सीटें हार गई थी। हम्म। विधानसभा के तुरंत बाद ही अ, मेरा चुनाव था नगर निगम का, और इत्तेफाक था कि लोग उपहास उड़ा रहे थे कि बीजेपी को खराब परफॉर्मेंस होगा, ये हो, विपक्षी लोग ये सब बोलते हैं। बिल्कुल। तो मेरे मुंह से निकला था मैं चंदा नहीं लूंगा, मैं कार्यालय नहीं खोलूंगा, मैं सभा नहीं करूंगा, इस प्रकार बोला तो लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया। हम्म। कहा कि जमानत जब्त होना निश्चित है। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं की और लखनऊ की जनता की अनुकंपा थी कि वो विश्व का रिकॉर्ड बना मेरी जीत का। हाँ। सारे दल मिलके मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, हम्म। और उसमें बीजेपी की विजय हुई। बाद में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। ये। मैं गुजरात ऐसे प्रदेश का प्रभारी रहा। बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम था सदस्यता महाअभियान। हाँ। उस सदस्यता महाअभियान का मैं संयोजक था। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ऐसा कुशल मार्गदर्शन था मेरे साथ में, और वो उसमें विश्व रिकॉर्ड बना सदस्यता महाअभियान का। 11 करोड़ 57 लाख बने। ओके। एक तरीके से मेरी जीत का रिकॉर्ड आया था, तो उसमें लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में आया। तो मैं समझता ये भी गिनीज बुक का दर्ज हुआ सबसे बड़ी सदस्यता का। युवा आयोग में माननीय अटल जी ने मुझे किया था, तो राष्ट्रीय युवा आयोग में ओके। मैंने भारत सरकार की अभी तक का एक ही राष्ट्रीय युवा नीति है, उसको तैयार करने वाली जो टीम थी उस टीम का मैं सदस्य था। ओके। सर, पूरी बातचीत में जो आपने अभी साझा की उसमें मुझे समझ में आया कि अटल जी से कुछ आपका एक अलग तरीके का रिलेशनशिप, और उनसे जो जितना भी आपका संवाद हुए हैं कहीं ना कहीं एक अलग प्रभाव है उनका, उनकी लाइफ का आपके ऊपर। तो चूंकि कविशाला पे हम बात कर रहे हैं, अटल जी को एक अलग रूप में, कवि के रूप में भी देश दुनिया जानती है। आपका साहित्यिक संवाद किस तरीके से अटल जी के साथ रहा? अगर हम एज ए पॉलिटिशियन ना देखें उनको, अगर अगर साहित्यिक या कवि के रूप में देखें, आप कवि के रूप में अटल जी को किस तरीके से देखिए, देखते हैं? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा, हाँ। कॉमर्स का प्रोफेसर भी रहा, लेकिन मेरी हिंदी थोड़ा सा अच्छी थी, ऐसा लोग कहते थे, मैं नहीं कहता हूँ। ओके। हाँ। और आदरणीय अटल जी को भी लगता था कि मैं हिंदी ठीक बोलता हूँ। तो वो जब अपना उनका काव्य स्वरूप जो होता था अकेले में, हाँ। तो एक शर्मा जी उनके साथ में थे, वो उनकी चीज़ों को लिखते थे, ओके। और दूसरा मैं पहुंच जाता था साथ में। हाँ। मुझे याद है कि एक दिन अचानक लखनऊ आया अटल जी। ये बड़ा अजीब सा संयोग था उस दिन। हाँ। तो मुझे आदरणीय शिव कुमार जी उनके पीए का फोन आया। उन्होंने एक मकान का एड्रेस दिया, कि कहा कि आप वहां पहुंच जाइए। मैंने पूछा भाई साहब क्या कारण है? बोले अकेले जाइएगा, किसी को लेके नहीं आइएगा। ओके। हाँ। मैंने कहा कारण क्या हो सकता है? अचानक उन्होंने कहा तुरंत पहुंचिए। मैं वजीर हसन रोड पे हजरतगंज के पीछे एक कार्यकर्ता का घर था, उसमें मैं पहुंचा। हाँ। जब मैं अंदर जैसे जाने लगा तो मैंने देखा अटल जी बैठे हैं। मैं चौंक गया, उनका आइए महानुभाव, आइए आइए, आज की शाम में आप भी सहभागी बन जाइए। अच्छा। तो मैंने कहा शाम कौन सी है? तो कहा बैठ जाइए, एक डायरी लीजिए और बैठिए, जो अच्छी चीज लगे नोट करिएगा। और फिर तब तक दूसरी तरफ देखा कि
उस समय के कवि थे आदरणीय गोपाल दास नीरज, हम्म, वो चलते चले आए। हाँ, और वो शर्मा जी भी अच्छे कवि और लेखक भी थे, उनका नाम पूरा भूल रहा हूँ, और अटल जी, ये तीन लोग वो थे और चौथा मैं था, सबको निकाल दिया उन्होंने। अब जो लय शुरू हुआ, विषय आता था, शर्मा जी विषय बोलते थे, हम्म, युवा, अब पता लगा युवा पे कविता अटल जी ने तुरंत बना के बोल दिया, तो गोपाल दास नीरज जी ने गाते हुए दूसरी कविता बोल दी। हाँ, फिर अटल जी ने कहा कि सामाजिक चिंतन, गरीबी, अब अटल जी ने कुछ और बोल दिया, भारत का भविष्य, अटल जी ने कोई कविता बना के, आशु कवि थे अटल जी, हम्म, तुरंत चुटकियों में कविता बना के एकदम लय में, मैंने वो रौद्र स्वरूप, रौद्र तो नहीं कहूंगा मैं, काव्य स्वरूप जो मैंने देखा अटल जी हम्म, का उस बंद कमरे में। और गोपाल दास जी नीरज जो गाते थे लय में, हालांकि नीरज जी कोई भाजपा मानसिकता के नहीं थे हाँ, या बीजेपी की आइडियोलॉजी के नहीं नहीं थे थे, बिल्कुल, हाँ, वो अलग प्रकार के कवि थे, जिनमें श्रृंगार था, हाँ, जिनमें हास्य नहीं हुआ करता था, गंभीर विषय का चिंतन होता था। हम्म, तो अटल जी ने श्रृंगार पे भी, और उसमें आखिर में ये 1.5 घंटे चला होगा, मैं समझता हूँ 1 घंटा 25 मिनट चला था लगातार। तो वो एक कविता, वो एक कविता, वो एक कविता, वो एक कविता, मैं लोग लिखते लिखते पॉइंट की जो अच्छी चीज लगती थी, अ, तुकबंदी भी होती थी, हाँ, तुकबंदी के साथ साथ रहस्यात्मक शब्दों का प्रयोग होता था, बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग। हम्म, और नीरज जी तो और भी श्रृंगार होते, ऋषि थे, हम्म, तो उनकी बात तो आता था, लेकिन अटल जी का वो स्वरूप मैंने देखा कि पहले तो समझते थे कि अटल जी कविता लिखते हैं जैसे नेता लोग होते नहीं, कि किताबें कहीं किसी से लिखा ली, हाँ, हाँ, सब नेता नहीं, बिल्कुल, मतलब कुछ लोगों के बारे में लोग आरोप लगाते हैं कुछ कर ले, लेकिन मैंने देखा कि अटल जी स्वयं में रचयिता थे, स्वयं हाँ, में सृजन करता थे, स्वयं में भावात्मक भावों के भावावेश स्वरूप का वो एक एक अवतरित आता था, स्वरूप थे वो। बिल्कुल। तो आपने भी कोई कविता लिखी उस दिन? नहीं, मैं कविता सुनता, मैं गद्यात्मक विषयों को हाँ, लिखता रहा, गद्यात्मक में मैं तुकबंदी तो कर लेता था, लेकिन हम्म, मैं कविता सुनना अच्छा रहा, कविता की रचना मैंने उस तरीके से नहीं की जो प्रसिद्धि प्राप्त वाली हो, हम्म, मैंने उसको अपनी रचना को स्तरीय नहीं माना, इसलिए उसको मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, ओके। सर, एक अभी जो पिछले कुछ सालों से, चूंकि आपने तो दशकों की राजनीति देखी है, क्या परिवर्तन लगते हैं आपको कि जब आपने शुरुआत की थी और अब की जो राजनीति देखिए, है मैंने 2000? शुरुआत करी थी तो ये पक्ष और विपक्ष में कटुता नहीं होती थी, हम्म, खूब धारते थे संसद में, खूब बोलते थे, हम्म, लेकिन जब आते थे तो एकदम मिल जाते। 2 घटना मैं बताऊंगा आपको, हम्म, ये कहीं लिखी नहीं गई है। अटल जी लाप्लास में एक फ्लैट, छोटे से फ्लैट में रहते थे, लखनऊ में आते थे, ओके, तो कभी कोई कार्यकर्ता नाश्ता सुबह ले जाता, कभी कोई ले जाता। उस दिन मेरी ड्यूटी, भगवती शुक्ला जी यहाँ के अध्यक्ष थे, हाँ, तो उनका डॉक्टर दलिया बनवा के, और अटल जी को यहाँ राजा बाजार की बर्फी, दूध की, त्रिवेदी मिष्ठान की पसंद है वो, और बाबूलाल का समोसा, हाँ, ये लेके तुमको सुबह जाना है। ओके, हाँ, मैं लाप्लास में गया, बैठा था, अटल जी अंदर दाढ़ी खुद बनाते थे, बना रहे थे, हम्म, नहा रहे थे। उसी समय एक टेम्पो से, जो टेम्पो पहले जिसको आप लोग बोलते हैं लंबा सा धुआं छोड़ता हुआ जाता था ना, हाँ, उस टाइप के टेम्पो से एक सरदार जी उतरे, और सरदार जी उतर के आए अंदर, तो मुझे एक साधारण से सरदार जी, पीछे यहाँ पे अखबार दबाए, हाँ, वाजपेयी जी से मिलना है। ओके, हाँ, तो मेरे साथ एक और साहब थे, कार्यकर्ता है, वो भी थे, बोले भी नहीं मिल पाएंगे अटल जी, इतनी सुबह आप आ गए, तो कहीं जाओ अंदर बता दो कि सुरजीत आए। हम्म, तो उनकी आवाज इतनी जोर से बोली थी कि अंदर अटल जी को सुनाई पड़ी। उनका रोको भाई रोको, हाँ, मैं आ रहा हूँ। तौलिया लपेटे ही वो अटल जी वहां से निकल आए। इधर से सुरजीत सिंह दौड़े, अरे वाजपेयी जी उधर आओ सुरजीत, तो दोनों गले लग गए। हाँ, हम समझे क्या, फिर दोनों अंदर चले गए। आधे घंटे पौन घंटे बाद सुरजीत सिंह निकल के फिर टेम्पो पे चले गए। मैंने पूछा कि कौन थे, उनका अरे हरिकृष्ण सुरजीत थे। हाँ, यानी लोकसभा में एक दूसरे के प्रति कटु आलोचना, और जब मिलो तो दोस्तों की तरह मिलो। हम्म,
और दोनों ने एक दूसरे विचार, अटल जी अपने रख रहे थे, वो सुरजीत सिंह अपने रख रहे थे, अलग चीज है, लेकिन अटल जी का सम्मान सुरजीत सिंह कर रहे थे। हाँ, मैंने दूसरी घटना देखी कि एक वोट से गिर गई थी सरकार। हाँ, उसके पहले लखनऊ में अटल जी आए, हम्म, हवाई अड्डे पे लेने गया मैं, आदरणीय चंद्रशेखर जी भी हम्म, वहीं पे आए। तो चंद्रशेखर जी जोर से बोले, गुरुवर प्रणाम। अब गुरुवर ने देखा और हाथ फैला दिया, गले लग गए एकदम चंद्रशेखर जी। बोले कहाँ जा रहे हैं आप? तो अटल जी ने कहा आज एक कार्यकर्ता के वहां मांगलिक कार्यक्रम है, वहां जा रहा हूं। हम्म, तो उन्होंने कहा अरे भाई मैं भी इसीलिए आया हूं कि एक मेरे भी परिचित थे, उनके वहां शादी है, हम्म, आपसे सत्संग में वो कितने बड़े मिले? अटल जी खड़े रहे, बोले चंद्रशेखर जी आप मेरे लखनऊ के संसदीय क्षेत्र में आए, जाहिर सी बात जिसके वहां जा रहे होंगे वो मेरा मतदाता होगा। बिल्कुल। अब ऐसा करो, आप मैं जहां जा रहा हूं मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं जहां आप जा रहे हो मैं वहां साथ चलूंगा, हाँ, और दोनों चलेंगे। दोनों फिर दोनों एक दूसरे के वहां शादी विवाह में, ना चंद्रशेखर जी को आमंत्रण था जहां अटल जी जा रहे थे, हाँ, जहां अटल जी जा रहे थे वहां हम्म, चंद्रशेखर जी को आमंत्रण था, अटल जी को नहीं था। वहां गए, साथ साथ दोनों रहे, हम लोग पीछे पीछे गाड़ी लिए घूम रहे थे, लग रहा था कौन आ गए। हाँ, वही चंद्रशेखर जी जब अटल जी एक वोट से हार गए, तो चंद्रशेखर जी ने कहा गुरुवार एक बार आप मुझसे कह देते तो मैं ही आपको अपना वोट दे देता। हम्म, उनका नहीं, हम्म, राजनीति में शुचिता हम्म, ये आवश्यक है। मैं पिछले दरवाजे से सत्ता में नहीं आना चाहता, हम्म, अटल जी का वाक्य था। नीति थे, रीत थे, सिद्धांत थे। मैं तो पिताजी के साथ में लूना में गया था, अमीनाबाद, जहाँ पे झंडे वाला पार्क कहलाता था, हाँ, अमीनाबाद। सारी सभाएं पहले यहीं पर होती थी। अटल जी को आना था 9 बजे, नहीं अटल जी को आना था 8 बजे, ओके, जाड़े का दिन था, चारों तरफ बर्फ सा गिर रहा था। उस समय प्रतिबंध नहीं था कि कितने बजे तक सभा हो सकती है, अब तो 10 बजे तक के बाद नहीं हो सकता, और पूरा भरा हुआ था। हम्म, ये जो था आपका झंडे वाला पार्क अमीनाबाद का। अटल जी आए होंगे 11 बजे, हम लोग पिताजी के साथ पहुंचे, पिताजी ले जाते थे कि अटल जी को सुनो कैसे बोलते हैं। हाँ, मैं छोटा था। बाबू खान साहब कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, हाँ, लेकिन चुपचाप। तब तक पिताजी ने देखा कि एक रिक्शा का हुड पे लगाए हुए कंबल ओढ़े, कंबल सा कोई ओढ़े, अपना टोपी लगाए एक व्यक्ति बैठा है। हाँ, पिताजी ने गाड़ी खड़ी की और झांका, कहा अरे बाबू भाई, बाबू खान साहब हाँ, आप अटल जी को सुनने के लिए खड़े हैं? उन्होंने कहा मैं हमेशा सुनने के लिए अटल जी को आता हूं। हाँ, यानी अटल जी को सुनने के लिए बीजेपी या जनसंघ के कार्यकर्ता ही नहीं आते थे, हम्म। विरोधी लोग भी अटल जी को सुनने के लिए आते थे। नहीं, अभी हाँ वास्तविकता है कि जो पुराने जिस तरीके से पक्ष विपक्ष की जो साझेदारी या रिश्तेदारी होती थी विधान सभाओं के अंदर, जो भी लोकतांत्रिक सभाएं हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके बाहर एक अलग तरीके से मित्रता देखने को मिलती थी हमेशा से, बट वो कभी कुछ कुछ चेंजेस उसमें आए। उसमें कमी आई है। जी, जी, मेरे ही विवाह हुआ था हाँ, तो मैंने निमंत्रण किसी को नहीं दिया था। हाँ, आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हाँ, और वो 6 बजे ही आ गए, हम्म, और कहा मुझे बुलाया नहीं था, तुम मेयर हो लखनऊ के, मुझे कैसे नहीं बुलाया, मैं आऊंगा। हाँ, पता है कल्याण सिंह जी भी आ गए, उनको भी निमंत्रण नहीं गया क्योंकि कार्ड ही नहीं हाँ, छपाए थे, अपने आप आ गए। उधर से कलराज मिश्र जी आ गए, हाँ, उधर से रीता बहुगुणा जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो यानी उधर से पता चला कि नदुआ के हाँ, जो उस समय प्रमुख थे वो आ गए, शंकराचार्य। तो सब एक दूसरे की विपरीत धाराएं, प्रमोद तिवारी जी काफी हाँ, समय, नारायण दत्त तिवारी जी, सभी हाँ, लोग आके बैठे। हाँ, एक था, और सब सब जैसे लग रहा था सब उत्सव में स्वयं शामिल थे। स्वागत करने वाले लोग हैं। हम्म, तो एक भाव राजनीति में मैं समझता हूं जी, कि एक शुचितापूर्ण, हाँ, हम विरोध हैं नीतियों के, विरोध हैं सिद्धांतों के, नीति नियत हाँ, में हम हो सकते हैं, नेतृत्व भी हमारे मन का नहीं हो सकता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की संवादहीनता का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अटल जी कहा करते थे, हम्म, और आज मैं उसको मानता हूं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अच्छी राजनीति के लिए उन सिद्धांतों का, उन विचारों का को फॉलो करना बहुत जरूरी है आज के दिन में। आपने अपने विवाह का जिक्र किया, हम अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है, किस तरीके से वो पर्ची की क्या कहानी है, पर्ची उठाकर कुछ हुआ? देखिए क्या है कि मैं, मेरा बचपन से
रुख जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि जनसंघ के समय छोटा बाल था तो टाफी दे के लोग नारे लगवाने के लिए जुलूस हाँ भेजते थे पिताजी के। अखबार में आया क्या भाई क्या, रेडियो में क्या आया क्या भाई क्या, जनसंघ जीत गया वाह भाई वाह। हाँ। और ये जुलूस लेके हम लोग दीपक दीपक का लेके चलते थे। और जनसंघ जब हार जाता था तो कांग्रेस के लोग डंडा लेके दौड़ाते थे। हम्म। कब की बात है? हम लोग तो छोटे ही थे। हाँ। 77 के पहले की ओके। बात, आठ हाँ। आठ 9 साल के रहे होंगे। हाँ। लेकिन वो दृश्य मुझे याद आता है। हाँ। पिताजी उसमें पूरा क्षेत्र के जनसंघ के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन उनका इतना ऑरा था हाँ। कि उनसे कोई बहुत जल्दी झगड़ा भी नहीं करता था। लेकिन होता था, एक मतभेद होते थे लेकिन सम्मान भी होता था। हाँ। आ, विवाह में भी चाहता था कि अटल जी को, जब मैं देखता था पिताजी अटल जी को बहुत मानते थे। हाँ। तो लोगों ने कहा अटल जी ने बचपन में था कि गृहस्थी नहीं बसाई, कहते सब मेरे हैं। हाँ। मैंने कहा मैं भी नहीं बसाऊंगा, सब मेरे हैं। ओके। अब कोई भी आता था रिश्ता तो माताजी बायोडाटा लेके रख लेती थी। हाँ। तो पिताजी बोलते थे भाई मेरा लड़का तो अटल वंशी है, विवाह नहीं करेगा। हाँ। करते करते 267 बायोडाटा माताजी ने संजो कर रख लिए। हम्म। अब एक दिन पिताजी का अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ, मैं महापौर था। ओके। मेरे घर पे 1 तारीख को पिताजी, हर साल की पहली जो 1 तारीख होती थी, पूरे परिवार को इकट्ठा करके गेट टुगेदर करते थे। ओके। उस दिन पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन वो फंक्शन था मेरे घर पे। और वो 1 फरवरी को हुआ था। तो पता चला कि अम्मा को किसी ने कहा कि लड़के शादी नहीं करती हो, माँ हाँ। रोने लगी। तो किसी ने पूछ लिया कि शादी कब करोगी लड़के, उनका 16 तारीख को। मेरी प्रतिज्ञा थी कि माँ बाप मुझे नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने अम्मा की बात कभी टाली नहीं थी। हम्म। आज भी उनको कभी भी, मैं पूरा जिंदगी में आंख बंद करके सुबह उठता था तो अम्मा जब आ जाती थी चेहरा देख के, तब मैं कुछ करता था। जब जाता था तब पैर छूता, जब आता था तब पैर छूता था। आज भी जब जाता हूँ तो फोटो को पैर छू के, जी। और तब भी जाता हूँ। तो अम्मा ने कह दिया 16 को कहाँ करेंगे पता नहीं। तो 267 बायोडाटा की को सॉर्ट आउट किया, घर के भाई हाँ। बहन भाभी बहनोई सब ने। 6 बायोडाटा तलाशे गए। हाँ। 6 जगह फोन कर दिया गया कि 16 तारीख को विवाह और 15 तारीख को तिलक, अगर आपके वहां फोन पहुंचे तो आप तैयार हैं। हाँ। तो 6 लोगों ने कहा मैं तैयार हूं। हाँ। अब उसके बाद क्या वो 6 में कहाँ किया जाए। कुछ वरिष्ठ नेता थे पार्टी के, वो कहीं और की रिश्तेदारी के लिए बात कर रहे थे पॉलिटिकल क्षेत्र में। हम्म। घर वालों का भी कोई विषय नहीं था उनके लिए। ये हुआ कि शास्त्रों में लिखा है कि 30 साल तक अगर शादी होती तो लोग जन्म पत्र में लाते हैं। 30 साल के बाद जो देवता होते हैं, जो इष्ट देव होते हैं, उनके मंदिर में हाँ। जाके पर्ची लुटा दी जाती है। घर के बाहर बड़े बुजुर्ग जो उठा ले वहीं शादी हो जाती है। ये बाहर मंदिर है, हाँ, देखा इसमें मैंने। पर्चियां लुटाई गई। हाँ। 6 पर्ची। ओके। अम्मा ने भी जो उठाई वहीं की थी, पिताजी ने उठाई वहीं की थी। ओके। हाँ। अब शादी के लिए कहीं और प्रेशर पड़ा हुआ था। तो ये हुआ कि भाई बहन बहनोई और भाभी को भी ले लो। तो हाँ। 15 लोग हो गए। हाँ। फिर पर्ची लुटाई गई, वो 6 पर्ची। हम्म। उसमें से 13 एक सी निकली हाँ। और 2 अलग अलग आई। अच्छा। हाँ। जो ओके। 13 आई थी, जहां मेरा अभी विवाह हुआ है। ओके। मेरी पत्नी अध्यापन करती थी IIM में हाँ। अहमदाबाद में। हम्म। 9 तारीख को उनको घर में वालों को कहा गया। ये भी नहीं पता था कि 5-6 साल पहले इन लोगों का रिश्ता आया था। अच्छा। इत्तेफाक था कि इनका भी विवाह नहीं हुआ था। हाँ। तो उस दिन इनके भाई का विवाह था 9 तारीख को, कि 16 तारीख को आप आ सकते हैं, 15 को। हाँ। तैयार हुए, कार्ड नहीं छपा। ये हुआ बड़े सादगी से होगा। माननीय कलराज मिश्र जी के बेटे का विवाह था 14 फरवरी को। हाँ। तो कलराज जी ने एक टीवी के इंटरव्यू में कह दिया कि दिनेश भी मेरा बेटा है, हाँ। और वहीं से उसका भी विवाह तिलक होगा। तो जो हाँ। उन्होंने अपने बेटे के लिए सजा के रखा था हम्म। काल्विन का ग्राउंड, हम्म। तो उसी में पता चला कि 15 तारीख को मेरा हाँ। तिलक का दावत हो गया। हाँ। और जो चारों तरफ से जनता आई, 20 से 25 हजार 30 हजार लोग बोलते हैं, इतने कम हजारों में संख्या में लोग आए, सारे विपक्ष के दलों के आए। हाँ। तो वो, मतलब उसमें चपरासी भी था तो गवर्नर भी थे, उसमें हिंदू धर्मगुरु थे तो मुस्लिम धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु भी थे। हाँ। तो एक
नहीं, बिल्कुल एक समय अलग था। दिलचस्प कहानी है। सर, क्योंकि आप आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं काफी वक्त तक और बहुत एक्टिव रहे हैं, अगर आज के दिन में आरएसएस की लर्निंग्स, जो नया यूथ है जो भी देखेगा इस बातचीत को, आपको अपने अनुभवों के हिसाब से आरएसएस की लर्निंग्स आपको क्यों जरूरी है, वो साझा करनी हो देखिए, तो मैं क्या होगा? समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हम्म। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं उससे संबंधित इसलिए कह रहा हूँ, आप एनालिसिस करोगे, राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए सब कुछ निछावर कर देने की भावना वाला कोई भी संगठन, हम्म। मैं समझता हूँ किसी भी धर्म में, किसी भी देश में आरएसएस के अलावा कोई संगठन नहीं होगा। हम्म। इसमें आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का समूह मिलेगा, तो एक से एक बुद्धिजीवी मिलेंगे। हम्म। अभी आप जो हमसे बात कर रहे हैं, तो मैं महामना मालवीय जी के शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, हम्म। और आपको ताज्जुब होगा, जो गरीब लोग हैं उनको नीट की, जेई की, आईएएस की मुफ्त शिक्षा, सैकड़ों में रहना खाना, उनके लिए सारा जो तैयार करना, गरीबों को कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई यानी राष्ट्र में अच्छे लोग निकले, हम्म। समर्पित भावना से। जो संघ का स्वयंसेवक, तो कोई आईआईटीएन रहे हैं तो वो पढ़ा रहे हैं, कोई आईएएस रहे हैं तो वो पढ़ा रहे हैं, देख के गर्व होता है कि लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्र ठीक रहे, हम्म। इसलिए युवा अच्छा निकले, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये कहीं और संगठनों में ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि प्रातः से संघ की शाखाओं से राष्ट्र का चिंतन का प्रारब्ध, हम्म। और सोते समय भी भोजन के पहले सर्वे भवन्तु सुखना का स्मरण, हम्म। कि सबके सुख में मेरा सुख है, प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, यानी सबके कल्याण की भावना का स्तुति करके कोई संगठन अगर चलता है, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक जो संगठन है वो संघ परिवार हम्म। के रूप में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसीलिए वो सम्मानीय है। हम्म। बिल्कुल, आपने कुछ परीक्षाओं का जिक्र किया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नीट का पूरे केस पूरे देश में चल रहा है। चूंकि आप इसके पहले आपने शिक्षा विभाग संभाला भी है उत्तर प्रदेश का, आपने जो सिनेरियो देखा, बहुत छात्रों को इसमें लॉस हुआ, कुछ लोगों ने परीक्षाएं दी, री एग्जाम की बात चल रही है। ओवरऑल शिक्षा प्रणाली में चेंज होने की जरूरत है, जो एग्जाम हुआ उस प्रणाली में चेंज होने की जरूरत है। आपका ओपिनियन है, आपका स्टैंड आउट अगर देखिए, करना हो मैं तो क्या इस पे होगा? दो चीजें कहूंगा। जी। पहली बात तो नीट पे मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि भी न्यायालय का निर्णय 1-2 दिन में आने वाला है, हम्म। इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं जी। करूंगा। जी। उसके पॉजिटिव और निगेटिव पक्ष का मैं उल्लेख नहीं करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री बना था 19 मार्च को 2017 में, हम्म। डिप्टी सीएम। उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं चल रही थी, लगभग 60 लाख बच्चे बैठते थे। मैं 20 तारीख को गया विजिट करने के लिए कुछ परीक्षा केंद्रों का, तो छोटी मेटाडोर ट्रक जिसको बोलते हो, हम्म। भर के नकल की सामग्री बाहर से निकल रही थी। हम्म। खुलेआम नकल, ये एक धंधा था। परीक्षा केंद्र 20 लाख 25 लाख में बिकते, ऐसा अखबार समाचार पत्रों के बयान हुआ करते थे। क्यों करते हैं नकल बच्चे? मैंने इसका स्टडी किया, हम्म। क्योंकि मैं भी टीचर रहा। उसका एक ही उत्तर था कि अगर पढ़ाई हो तो बच्चा नकल नहीं करता। दूसरा प्रश्न इसका था कि जो पाठ्यक्रम है वो आजादी के पहले जो था वही चल रहा था, हाँ। उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरा था परीक्षा केंद्र एक शिक्षा माफियाओं का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। चौथा था कि परीक्षाएं चलती थी 2.5 महीना, हाँ। 2 महीना गर्मी की छुट्टी, 4.5 महीना, हम्म। और पता चला उसके बाद 30 त्योहार 1 महीना, 5.5 महीना। उसके बाद पानी की बरसने की आपदा ज्यादा हो गया, बड़े दिन की छुट्टी, इसकी छुट्टी, संडे वनडे उसमें निकल गया। संडे निकाल दो तो वो 1 महीना, हम्म। 6.5 महीना। हम्म। अब 4.5 महीना 5 महीना बचता तो पढ़ाई का, तो उसमें भी आंदोलन, हाँ। और 2 महीना, उसमें 2 महीना आपकी बाद में आपका परीक्षा। बच्चा कब देगा? हम्म। मैंने इस विकृति को पहला दूर करके 2.5 महीने की परीक्षा को मैंने 12 दिन और 14 दिन में कर दिया, हम्म। शेड्यूल तय किया। पाठ्यक्रम को एक प्रोफेशनल व्यवसायिक शिक्षा के रोजगार परक पाठ्यक्रम को तैयार कर दिया एक ही बार में। 25 साल पहले जो किताबों के दाम थे वो मेरे समय उसके दाम निर्धारित हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं था। और उसके बाद
नया जो चीज किया कि नकल होती थी, तो बदला उसमें 16,000 परीक्षा केंद्र थे। मैंने एक अनाउंसमेंट किया कि जहां पर सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ होगा, जहां पर कंट्रोल रूम होगा, जहां पर जो इन्वर्टर जनरेटर होगा, बाउंड्री खींची हुई होगी और फर्नीचर इस साइज के होंगे, लेडीज जेंट्स टॉयलेट होगा, वही परीक्षा केंद्र देंगे 3 महीने का समय। मैंने ये इंटरव्यू दिया अखबार में और पता चला फटाफट लोग अपने पैसे से, क्योंकि परीक्षा केंद्र एक लाभ का जरिया था। जिस विद्यालय में देखिए मरम्मत हो रही बन रहा है, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। पहले हम लोगों ने एस्टिमेट बनवाया कि इसको सुधार के लिए, सीसीटीवी कैमरे के लिए और पुताई और रंगाई और मरम्मत के लिए कितना चाहिए, 1 अरब 30 करोड़ रुपया। अब इतना सरकार के पास उस समय नहीं था कि एक ही जगह लगा दे। 1 रुपया नहीं लगाया, लोगों ने अपने आप से लगा लिया। जब लगा लिया तो मैंने कहा कि स्व केंद्र नहीं होंगे, यानी जुबली कॉलेज का बच्चा काल्विन में जाएगा, काल्विन का टीचर जो है डीएवी में जाएगा और डीएवी का कालीचरण में जाएगा। पहला चीज खत्म किया। दूसरी बार हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे आज जो नीट के आप बता रहे थे, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के में जो है पहली प्राथमिकता होगी परीक्षा केंद्र हो। दूसरा परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो अनुदानित कॉलेज, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और जब ना हो तब प्राइवेट में जाएगा। और ये सारी चीजें जब कर दी तो बदला 90% नकल तो उसी में रुक गई कि जो हमने परीक्षा केंद्र किया। ये कैसे रोकें? एक दिलचस्प किस्सा था। अभी राज्यसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस चीज की प्रशंसा करा कि भारत में नकलविहीन परीक्षा और शिक्षा का सुधार। उन्होंने मेरे उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया। राज्यसभा में थपथपा के सबने स्वागत किया। मैंने एक अनोखा प्रयोग किया था। नकल कराने वाले माफिया तमाम बंद भी हुए थे, छूट कर आए थे। कुछ बुजुर्ग हो गए, कुछ ने अपना नाता उसे तोड़ दिया। मैंने ऐसे लोगों की सूची बनाई, उनको बुलवाया, बैठक करा। एक तरफ एसटीएफ के लोग, एक तरफ ये नकल को कराने वाले जो विशेषज्ञ थे, जो बाद में पश्चाताप कर रहे थे कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और तीसरी तरफ हमारे अधिकारी थे। मैं उनसे पूछता था आप नकल कैसे कराते थे, और एसटीएफ से और अपने वहां से पूछता था, पुलिस के लोगों से और अपने वहां से, इसको कैसे रोक सकते हो। एक कार्य योजना को तैयार करके हम लोगों ने इस पे नकल को रोका। और मुझे गर्व है कि 2018 से और 2022 के बीच में, हालांकि अब भी नहीं होती, लेकिन उस समय था तो मुझे विवरण पता है, नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश का एक मॉडल बना। उस पे बंबई के सिनेमा के लोगों ने एक पिक्चर भी बनाई आके, और रोज मुझसे आके उसकी थ्योरी पूछते थे कि कैसे आपने रोका। तो अलग अलग अनुभव है। नहीं, बिल्कुल। चूंकि मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं हमीरपुर से आता हूं, यूपी के। वहाँ पे जिस साल मैंने परीक्षा 12th की पास की, उस समय 100 केंद्र परीक्षा हुआ करती थी, और मुझे पता है उसमें कितनी नकल हुई है। तो उस प्रणाली को खत्म करना बहुत जरूरी था। उस समय जो लोग भी निकल रहे थे उस परीक्षा को पास करके या टॉप करके, वो आगे लाइफ में जो स्किल्ड एजुकेशन है आगे, उसमें कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको ताज्जुब होगा, 60 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। मिस्टर ए की जगह, दिनेश शर्मा की जगह भास्कर जी बैठते थे, भास्कर की जगह कोई और बैठता था। यानी लेखक कहलाते थे। लेखक 1-1 लाख रुपए के घूस लेते थे, ऐसा अखबार लिखता था। मैंने क्या किया था, मैंने आधार से जोड़ दिया विद्यार्थी को। अब जो जाता था तो उसके वही चेकिंग हो जाता था कि ऐसा भी तो नकली है। पहली बात तो 60 लाख विद्यार्थी थे, उसमें से 11 लाख नहीं बैठे थे, क्योंकि वो लखनऊ में भी अपने को एनरोल कराते थे, हरदोई में भी कराते थे। जहां हो जाता था तो वो वहीं पे नकल कराते थे। अब उसके बाद मैंने दूसरी चीज जो की थी कि नकल रुके तो पता चलता था कि पेपर के जो स्वरूप था उसको बदल दिया था। यानी 60 लाख विद्यार्थी का पेपर एक साथ, अगर एक जगह आउट हुआ तो मानो दूसरी जगह चला जाएगा। तो हमने क्या था, 1-1, 2-2, 3-3 जिलों के हिसाब से हर पेपर का 7 सेट बनवाए गए। और बगल में आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, पहले में है कि बाबर आक्रांता कहां से आया, तो दूसरे में वो पहले नंबर पे है, तो दूसरे पे 7वें नंबर। तो एक दूसरे की वो आप नकल नहीं कर सकते। तो इससे एक भी विद्यार्थी को गिरफ्तार नहीं किया,
एक भी टीचर को गिरफ्तार नहीं किया। हम्म, नकल माफिया पकड़े गए, जो हमने पेपर में डिकोडिंग कर दी थी, कॉपी में भी हर पन्ने पे कोड हुआ करता था। कॉपी कोई पहला ऊपर का पन्ना फाड़ के बदल लेते थे, हाँ, तो हमारे समय नहीं बदल सकते। हाँ, काफी सुधार किए गए थे, हम्म, और 180 दिन का सब जगह कंपलसरी किया था। अगर पाठ्य आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपका मान्यता रद्द। हाँ, हर विद्यालय में जहां टीचर नहीं थे, कम से सब जगह टीचर भेजा गया। हाँ, तो शिक्षक की कमी दूरी हुई, टॉयलेट्स हुए, क्लासरूम हुए, स्मार्ट क्लासेस हम्म, शुरू किए, पेपर का पैटर्न चेंज किया, हम्म, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की। मोबाइल पे लोग हंसते थे कोरोना के समय, कहते थे साहब ये तो सारे पूरे देश में ज्यादातर जगहों पर एक साल बर्बाद गया बच्चों का। हम्म, हम लोगों ने एक अनोखा प्रयोग शुरू किया था उस समय कि हम लोग ऑनलाइन टीचर पढ़ाएंगे, और जो टीचर हैं सबसे कहा वो टीचर अपने लेक्चर्स को अपलोड कर देंगे जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं। हम्म, अब टीचर में होल्ड लग गई, हमने कहा जो अच्छे लेक्चर होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। हम्म, 78,000 लेक्चर्स हमारी डिजिटल लाइब्रेरी पर। हम्म, हायर एजुकेशन की वो डिजिटल लाइब्रेरी आज भी आप किसी से पूछेंगे। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत आए थे मेरे पास, मेरे जब डिप्टी सीएम था, और उनका कि मैं आपसे एमओयू करना चाहता हूं। आईआईटी खड़गपुर के लोग आए, उन्होंने हमसे हमारे वहां के डिजिटल लाइब्रेरी की प्रशंसा की, उससे वो किया। हम्म, यानी कोई काम नहीं, काम दे दो। कोरोना में भी एक अचीवमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गई, लोगों को ट्रेनिंग देने की हाँ, जरूरत नहीं पड़ी, हम्म, केवल मोबाइल पे परीक्षा। वो सत्र हमारा जीरो नहीं हुआ, और परीक्षाएं समय पर हुई, और रिजल्ट समय पर निकला। बिल्कुल। आप कौन सा पॉलिटिकल फेस अपना सबसे ज्यादा एंजॉय आपने किया या अभी कर रहे हैं? राज्यसभा के सदस्य हैं, उसके पहले डिप्टी सीएम रहे, उसके पहले मेयर थे आप। आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आया? मैं कभी मजाक के लिए नहीं करता हूं। या मैं लोगों की जनता में मैं मतलब ये हेल्प कोशिश करना? करता हूं जो भी हम्म, दायित्व या पद मिले हम्म, उसमें सब कुछ दे डालो। हम्म, मैं जिंदगी में सेकंड कभी नहीं आया, इसलिए हम्म, मेरी यह है कि मैं जहां पर रहूं हाँ, मुझे कोई द्वितीय नहीं कहे। हाँ, इसलिए जो अपना होता है वो सर्वस्व देने की कोशिश होती है। सफल होता नहीं होता ये परीक्षण दूसरे लोग करते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि बगैर कुछ, जैसे पॉलिटिक्स में लोग शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, हाँ, लॉबिंग करते हैं, ये गुट है वो गुट है, यहाँ मिलो वहां मिलो। हालांकि बीजेपी में ना के बराबर रहता है, ऐसा कोई बीजेपी ऐसी पार्टी में यही अच्छी चीज है कि आप, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कि वरिष्ठ लोगों ने काम देखा और पद दिया। हाँ, किसी को पद नहीं मांगना पड़ता है। मैं अपने बारे में तो कह ही हम्म, सकता हूँ, दूसरे की बिल्कुल, मैं बिल्कुल, जिम्मेदारी हाँ, नहीं लेता हूँ। शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाने पड़े। परिश्रम अगर आप कर रहे हो तो दूसरा जरूर देखता है। हाँ। क्योंकि आप आध्यात्म की भी बहुत बात करते हैं और आध्यात्म पे डिस्कशन करते हैं। अगर रेगुलर लाइफ में मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आध्यात्म पूजा पाठ कितना जरूरी है इंसान को? मैं समझता हूँ जिंदगी में आपका ईश्वर के प्रति, मैं चमत्कार तो नहीं मानता कि आप पूजा करो तो चमत्कार हो जाएगा, हम्म, लेकिन अगर आप पूजा करते हो, ईश्वर की स्तुति करके थोड़ा ध्यान लगाते हो, तो आपके अंतर मन में एक ऊर्जा का संचार होता है। हम्म, और ईश्वर के सामने जब आप जाते हो तो आपके मन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने आप में विलोपित हो जाती हैं, हम्म, और आपको ईश्वर का डर आता है। यानी आप गलत काम करने से आपको एक बार आपके मन में डर पैदा होता है, हाँ, और वही आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है और आपका मॉरल को ऊंचा करता है। हाँ, तो मैं सुबह उठता था, इसलिए नहीं पूजा कर भगवान से मांगेंगे तो सारा भगवान दे देंगे, लेकिन भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान हमको शक्ति प्रदान जरूर करेंगे, ऐसा मैं हम्म, मानता हूँ। हम्म। अभी चूंकि थोड़ा राजनीतिक बातचीत आपसे करनी जरूरी है, चूंकि मेन एक्सपर्टीज भी आपकी उसमें है। हाल फिलहाल में चुनाव हुए, जिस तरीके से देश में कुछ चेंजेस आए राजनीति में या फिर पक्ष विपक्ष में, जिस तरीके से 2024 के पहले था या इस इलेक्शन के बाद अब जो सरकार बनी है, विपक्ष बना है, क्या कमी रही, क्यों सीट्स कम आई अगर हम केवल बीजेपी की बात करें? देखिए, इसको मैं दूसरी तरह से देखूंगा हम्म, कि पहली बात तो इसको कम कहना ठीक नहीं है। हम्म, लगातार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, हम्म, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक चमत्कार है, हम्म, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनना। बिल्कुल, और उसके अलावा
4 विधानसभा के चुनाव हुए, हम्म आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और उड़ीसा में हम्म एनडीए की सरकार बनना, उसके साथ साथ हाँ और बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहां विपक्ष का खाता नहीं खुला। मध्य प्रदेश हो गया, हम्म दिल्ली हो गया, उड़ीसा हो गया, तो गुजरात हो गया। हम्म तो ये अचीवमेंट छोटा नहीं है। हाँ अब आप आओगे कि आप उत्तर प्रदेश में सीटें कम क्यों हुई, हाँ मैं इसका दूसरी तरह जवाब दूंगा। हमारे मतदाता कम नहीं हुए, मोदी जी का मैजिक या जादू कम नहीं हुआ। हम्म हम अगर आप 2022 का विधानसभा का चुनाव उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 41.4 या कुछ ऐसे ही मिला होगा। हम्म और 2022 में, अब 2024 में अगर हमारा लोकसभा का चुनाव उठाकर देखिए तो हमें उससे आधा % ज्यादा 0.5 या 0.6% हमको ज्यादा वोट मिला है हम्म लोकसभा में 2024 24 में में। यानी हमारा मत जितना था उतना है। अब फिर दूसरी बात पे आइए कि सपा बढ़ गई। सपा का मत कितना है? सपा का है 32.8, 33 के आसपास मान लो आप। तब भी वो बीजेपी से कितना कम हुआ? वो करीब 8 से 9%, 9% के आसपास वो बीजेपी से। समाजवादी पार्टी अभी भी कम है। अगर 3-3.5% कांग्रेस का भी मिला लो तो कांग्रेस और समाजवादी भी मिला ली तब भी वो हमसे बहुत पीछे है, यानी मतदाताओं की संख्या के आधार पर। जबकि इसमें हमने अपने सहयोगी तीनों दल का, राजभर जी का, निषाद पार्टी का और अनुप्रिया जी की अपना दल का वोट नहीं जोड़ा, जोड़ लीजिए तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के आकर्षण में कमी नहीं हुई, नंबर 1। सपा दूसरे नंबर की पार्टी है, नंबर 2। बहुजन समाज पार्टी अपने से काफी नीचे चली गई, नंबर 3। उनके मत जो थे, अब सीट का इक्वेशन बैलेंस कहां से बिगड़ा कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल नहीं चली। और ये जो मत उतने मिलने के बाद भी हम पीछे हो गए, तो 4 सीटों के हिसाब से, उसका कारण जो है सिटी लोकसभा सीट वार जो स्थानीय इक्वेशन थे उनके कारण कमी आई। बीजेपी 2 सीटों से बढ़ी है। हम 80 में 2 आए थे और आज भारत की सबसे नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा 22 स्टेट में हमारी सरकार है और सबसे ज्यादा सदस्य हैं, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा मेयर, सबसे ज्यादा एमएलसी, सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं। तो ये जो कमी है, हमारा कार्यकर्ता कैडर बेस्ड कार्य करता है और हम सीखते हैं, जीतते हैं तब भी सीखते हैं और अगर कुछ कम रह जाता तब भी सीखते हैं। हमने इस चुनाव में सीखा है यूपी को चैलेंज के तौर पे कि अब 2/3 से नहीं जीतना है, अब 3/4 से जीत कर आना है। इसके लिए कार्यकर्ता हमारा लगा है। आप निश्चित मान के देखिए कि आने वाले समय ये भाजपा का है। मोदी जी का जो मैजिक था वो बरकरार है। बिल्कुल। अभी मुझे तो एक जिज्ञासा और हो रही है जानने की कि जब कोई पॉलिटिशियन चुनाव हारता है, जो कि हम बहुत दूर से देख रहे होते हैं चुनाव हारना या जीतना, एक राजनेता अपनी हार तो ठीक है उसको मना लेता है, उसका सेलिब्रेशन कर लेता है, जीत तो सेलिब्रेट कर ले, बट हार को किस तरीके से वो मेंटली एक्सेप्ट करता है, उसको किस तरीके से लेता है वो? इसको देखना हो तो आप आदरणीय राहुल जी को देख लो, कांग्रेस को 99 पार नहीं कर पाए, 3 अंक नहीं आ पाया, लेकिन अपनी हार में भी जश्न मना रहे। मेरे साथ घटना अभी आपको मैंने बताया कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर था। एक बार क्या हुआ कि मैं संभवतः बीकॉम प्रीवियस में ऐसी कोई क्लास था, मुझे ध्यान नहीं है, सब लोग कह रहे थे कि दिनेश शर्मा आपकी टॉप करेंगे फिर से, सारे लोग कह रहे थे और मैं भी जानता था कि मैं टॉप करूंगा। और मेरे सामने इसी मकान के सामने निकलो गुप्ता जी का परिवार रहता था। वो भी उसी क्लास में था, उनका बेटा हमेशा फेल हो जाता था। अब क्या हुआ कि हमारे वहां लड्डू वड्डू मंगा के रख लिए गए थे, रिजल्ट आएगा और भगवान को लड्डू प्रसाद चढ़ाएंगे, सब करेंगे। अब पता चला कि रिजल्ट आया और मेरे 2-4 नंबर कम हो गए और मैं फर्स्ट तो था लेकिन सेकंड टॉपर बन गया, सेकंड टॉपर या थर्ड टॉपर, तीसरे नंबर पे शायद आ गया था। 2 लोगों के मुझसे 1-1, 2-2 नंबर ज्यादा थे। अब अम्मा भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था
घर में सारे लोग जो बेचारे लड्डू लाए हुए थे, कोई प्रसाद भी नहीं चढ़ाया किसी ने। हाँ, और सामने क्या था, वो ढोलक, बड़ा बड़ा ढोलक और मजीरा बज रहा था। कहाँ कहाँ बज रहा है? तो पता लगा गुप्ता जी का लड़का 3rd डिवीजन पास हो गया। अब गुप्ता जी के वहां तो लड्डू बट रहे थे, हाँ, और जो हमने टॉप किया 1st डिवीजन है, मोदी जी ने सरकार बना ली हाँ, एनडीए की, बीजेपी के लोगों ने। हम्म, उनके वहां वो नहीं, और जो फेल हो गए, हाँ, लगातार तीसरी बार फेल हुए, कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार फेल हुई, वो हाँ, धमाधम ढोल बजा रहे हैं हाँ, और कह रहे हैं कि मोदी जी की हार हो गई, इनकी हार हो गई, भाजपा हाँ, की हार हो गई। अरे भाई, हाँ, सरकार हमारी बनी है, हम्म, तीसरी बार तुम हारे हो। तुम सारी राजनीतिक दल जितने बने हो, सपा बसपा माकपा हाँ, भाकपा कांग्रेस आप पाप जितने दल हो, हम्म, सब मिला लो तब भी बीजेपी के 240 के बराबर नहीं होते हो। हम्म, हारे आप हो और ताना आप भाजपा को दे रहे हो। हम्म, तो वही चीज है कि हार को कैसे मनाते हैं, कांग्रेस से सीखो। हम्म, ओके। क्योंकि मुझे लगता है वो जैसे उन्होंने नैरेटिव जनता को मिलता है कि वो एक नैरेटिव ये भी सेट करते हैं कि 400 पार बोलते थे वो नहीं आया, इसलिए वो अलग अलग नैरेटिव अलग अलग पॉलिटिशियंस मैंने के वही बाद नैरेटिव निकलते बताया हैं। कि मैं टॉप कहता था, टॉप के बजाय फर्स्ट आ गया। जी, हम 400 कहते थे, लेकिन हम सरकार बना लिए, हाँ, 293 एनडीए आ हाँ, गया। बिल्कुल, तो हम्म, उस जो 293 आ गया, उस पे अब हम सरकार में तो आए ना। हाँ, चूंकि अगेन कि आप आध्यात्म का आपने जिक्र किया था कि आध्यात्म से बहुत रिलेटेड है, तो रामायण मैंने देखा कि रामचरितमानस के कई जगह आपने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं। अगर राजनीति को रामायण की किसी एक चौपाई से या रामायण के किसी एक एक सेंटेंस से या फिर किसी भावार्थ बताना हो राजनीति का, वो कौन सी चौपाई होगी या क्या वक्तव्य होगा? नहीं, देखिए के बाद तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, हाँ, सिया राम में सब जग जानी, हाँ, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हाँ, राम जी का नाम लो, और शत्रु भी आ रहा हो उसको प्रणाम करो, हाँ, संकट दूर हो जाएगा। इसका भावार्थ हुआ। हम्म, कहते हैं कि रामचरितमानस को साक्षात बजरंगबली श्री हनुमान जी ने प्रसंग बताया और तुलसीदास जी ने उसको लिखा। हाँ, पेड़ के नीचे लिखते थे और लिख के गुनगुनाते हुए घर जाते थे, तब लौट कर आते थे, तो दूसरे दिन जब बजरंगबली अप्रूव कर देते थे तो वो चौपाई लिखते थे। ऐसा प्रसंग सामने आता है। हम्म, सत्य है असत्य, ये चर्चा का विषय होगा। तुलसीदास जी ने जब इसको लिखा तो टहलते हुए जा रहे थे, तब तक एक बालक आया। हम्म, उसने कहा, वो तुलसीदास जी लाल रंग का वस्त्र पहन के जा रहे थे। उसने कहा, आचार्यवर आगे मत जाना, एक सांड गुस्से में दौड़ता हुआ आ रहा है, हाँ, आपके लाल वस्त्र देख के कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। हम्म, तुलसीदास जी हंसते हैं हाँ, कि मूर्ख बालक क्या जाने, अभी मैंने लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आएगा क्षण मैं प्रणाम करूंगा, राम जी का नाम लूंगा, और राम जी का नाम लूंगा तो संकट दूर हो जाएगा। हाँ, कहते हुए देखते हैं सांड आ रहा है, तुलसीदास जी हाथ जोड़ रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, और राम 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 कहते हुए कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग जानी। हे सांड जी, आप चले आओ। सांड जी जाते कहाँ हैं, आते हैं और जोर से तुलसीदास जी को चोट पहुंचा देते हैं, वो घायल हो जाते हैं। हाँ, गुस्से में वो घर नहीं जाते, वो लौट कर वही पेड़ के नीचे जाते हैं जहां वो रामायण की चौपाइयां लिख रहे हैं, और वो चौपाई को फाड़ने लगते हैं हम्म, जहां पर लिखा था। बजरंगबली श्री हनुमान आते हैं और कहते हैं, आचार्यवर आप इसे क्यों फाड़ रहे हो? बोलते हैं कि मैंने चौपाई के लिखे हुए शब्द का पालन किया, संकट आ रहा था, वो सांड आ रहा था और मैं उसे प्रणाम कर रहा था, मैं राम का नाम बार बार ले रहा था, अपने शत्रु को राम को दिला रहा था, लेकिन उसने न राम के नाम को सुना, न मेरी चौपाई को सुना, न भगवान ने मेरी मदद किया, और उसने मुझे घायल कर दिया, ये असत्य, इस पे फड़ रहा हूं। हाँ, बजरंगबली कहते नहीं आचार्यवर, राम जी ने तो पहले संदेश भेज दिया था बालक के रूप में कि आप आगे मत जाना, आपको चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके हम्म, बावजूद आपने राम जी के भगवान के संदेश को नहीं माना, इसलिए आप दंड का पात्र बने। आज यही राजनीति है हम्म, कि लोग संदेश नहीं मानते जनता का। जनता का यही संदेश है कि मोदी जी ही नेतृत्व करता है, इसलिए एनडीए ने उनको संदेश दिया है सत्ता पर बैठने का। और जो लोग नहीं मानते वो आचार्य वर्ग की तरह गलती कर रहे हैं। सत्य यही है कि आज गद्दी पर प्रधानमंत्री आसीन है। ओके। अच्छा, आप अगर राजनीतिज्ञ नहीं होते तो क्या होते? मैं शिक्षक था। हाँ, शिक्षक रहता, मैं बहुत सारे कंपटीशन में आया था। हाँ, 16-17 कंपटीशन में बैठा था, एक में नहीं आया था बैंक क्लर्कियल।
अच्छा। और बाकी बड़े बड़े शार्प कंपटीशन मैंने पास किए थे। हाँ। मुझे बनना था लेक्चरर, हम्म। और मैंने ठान ली थी कि मैं लेक्चरर बनूंगा। तो लेक्चरर बने, मैं बचपन में मैं समझता तीसरे में था, लेकिन मैं इंटर और हाई स्कूल को किताबों को पढ़ता था, इतिहास को, गणित को। सामने के गोही गुप्ता जी के बच्चे हाई स्कूल और इंटर में थे, वो मुझसे अपना होमवर्क कराते थे ओके। और हाँ। मुझे गुरु जी कह के उठा लेते थे गोदी में। हाँ। तो मैं समझता था गुरु बहुत बड़ा होता है। हाँ। मेरे घर में उस समय तक का मैं साधारण परिवार से उठा था, लेकिन पिताजी का बिजनेस अच्छा चल गया था। दो कारें थी। हम्म। मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो एक प्रसंग हुआ, तो उसको लंबा है, मैं नहीं जिक्र करूंगा। लेकिन मेरे डीन प्रोफेसर के सक्सेना साहब थे, उनके साथ अशिष्टता कर दी थी लोगों ने। हम्म। तो मैं बचाने बीच में पहुंच गया। उनका बेटा लेक्चरर बनोगे? मैंने कहा मैं बनूंगा। हम्म। पार्ट टाइम लेक्चरर बनते तो डीन को अधिकार था उसमें। ओके। हाँ। तो प्रोफेसर कॉमर्स के डीन थे, उन्होंने लिख के एक लेटर दे दिया कि यू आर अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर। हम्म। और 1100 रुपये तनख्वाह पे मैं लेक्चरर हो गया। मेरे पिताजी को गुस्सा आया, मेरे खानदान में कोई नौकरी करेगा? इस लड़के ने नाक कटा दी मेरी। हाँ। उन्होंने दोनों कार के ड्राइवर को बुलाया। एक का नाम था जमील। हाँ। बोले जमील तुझको कितनी तनख्वाह देता हूं? बोले पंडित जी आप मुझे 2000 रुपये देते हैं। हाँ। बोले मेरा लड़का 1100 में करने जा रहा है। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप जितना कह लो, लेकिन आज के बाद मैं कार पे नहीं चढ़ूंगा हाँ। जब तक अपना नहीं आएगा। साइकिल मैंने अपनी स्कॉलरशिप से खरीदी, तो इस साइकिल से जाता था हाँ। लेक्चरर बन के। और बाद में मैंने बजाज स्कूटर सेकेंड हैंड खरीदी थी, जब मुझे तनख्वाह 1100 की मिली, तो 3500-4000 में खरीदी। हाँ। तो अब एक जीवन का संघर्ष रहा, लेकिन बाद में मैं लेक्चरर परमानेंट हुआ पार्ट टाइम से। सबसे कम उम्र में मैं प्रोफेसर हो गया कैडर बेस में, और एक अलग किस जिंदगी आप बनी। किसको मानते हैं राजनीति में गुरु? अगर अटल जी का तो जिक्र किया आपने। मेरे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत रहे, हाँ। और संगठनकर्ता के रूप में कलराज मिश्र जी को मैं एक श्रेष्ठतम संगठनकर्ता मानता हूँ। हम्म। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी का गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा है। और आदरणीय योगी जी को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जहां मैं देखता हाँ। हूं, तहां अमित शाह जी को भी मैं एक ऐसा राजनीतिज्ञ मानता हूं जो कभी हार नहीं मानते। हम्म। और मोदी जी तो प्रेरणा के पुंज हैं। हम्म। इसलिए मैंने नड्डा जी के साथ भी काम किया है, उमा श्री भारती जी के साथ भी हाँ। काम किया, भंडारी जी। और आज भी मेरे पास पोस्ट कार्ड भंडारी जी के पड़े हैं, जो मुझे प्रशंसा में मेरा भेजते थे। ओके। हाँ। सुंदर सिंह भंडारी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी जी। जी। हम्म। तो सभी के साथ काम किया। बीजेपी की नीति, नियत और नेतृत्व हाँ। मेरे जीवन का एक अंग है। अच्छा, मोदी जी का आपने जिक्र किया, अभी ये प्रश्न आई थिंक उठने भी लगा है कि कौन होगा मोदी जी के बाद अगला मेन फेस या पीएम फेस। ये सब कल्पनाओं के दौर पे हम लोग नहीं गुजरते, हाँ। हम लोग वर्तमान पे जीते हैं। वर्तमान यही है कि आने वाले दसियों साल तक कांग्रेस के या विपक्ष के लिए सत्ता में आने का नो, हाँ। प्राइम मिनिस्टर पद जो है उसमें नो एंट्री है, हाँ। नो वैकेंसी। हाँ। नहीं, ऑब्वियसली विपक्ष की बात नहीं करें, केवल अगर बीजेपी की बात करें तो क्या। मैंने कहा ना कि अभी हाँ। अभी नो वैकेंसी है किसी के लिए भी पीएम पद पे। हाँ। और कल्पनाओं के दौर पे लोग गुजरना नहीं चाहिए। हाँ। बीजेपी में एक बात तय होती है, कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बनेगा ये प्रश्न आप करो जी। किसी भी कार्यकर्ता से, हम्म। तो कहेगा सोनिया जी बनेगी। हम्म। दूसरे से पूछो, कहेगा राहुल जी बनेंगे। हम्म। तीसरे पूछो, कहेगा प्रियंका जी बनेंगे। हम्म। इन तीन के अलावा चौथा नाम कोई नहीं देगा। हम्म। आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से या किसी से और किसी भी राजनीतिक दल से पूछ लो बीजेपी में कौन अध्यक्ष बनेगा, तो उसका एक ही जवाब होगा, कोई ना कोई कार्यकर्ता बनेगा। हम्म। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें इस प्रकार की चर्चाओं का कोई स्थान नहीं है। हम्म। अच्छा, आपके अनुभवों के हिसाब से जो लोग भी देखेंगे, अगर उनको पॉलिटिक्स में आना है तो क्या गुण होने चाहिए मैं उनके? कहता हूं कि राजनीति दलदल नहीं है। हाँ। दलदल बनाना चाहते हैं, इसको गंदा बनाना चाहते हैं लोग, हम्म। और अच्छे लोग डरते हैं। मैं भी डरा था, लोगों ने डराया था कि आप कहाँ राजनीति के लायक नहीं हो। मैं जानता हूं वास्तव में आज भी मैं राजनीति के लायक नहीं हूं, लेकिन हम लोगों की बात सुनकर मन में अपनी बातों को सोचते हैं कि इसको सुधारना, उसको सुधारना, दुनियादारी सब कुछ करना है। हाँ। लेकिन अगर अवसर मिल रहा है और पब्लिक चाह रही है,
तो आपको आना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए। हम्म, समाज कैसे बदलेगा? समाज तभी बदलेगा जब सामूहिक प्रयत्न होंगे और नौजवान पीढ़ी को हम अच्छी तरह ले जाएंगे। हम्म, मोदी जी ने एक अच्छी बात कही है कि जातिवाद से और संप्रदायवाद से ऊपर उठना है तो केवल 4 जातियों को याद रखना चाहिए। हम्म, एक जाति का नाम है युवा, जिसे रोजगार देना है। हाँ, दूसरी जाति का नाम है महिला, हम्म, जिसका सशक्तिकरण करना है। तीसरी जाति किसान, जिसको आमदनी को दुगना करना है। और चौथी जाति है गरीबी, जिसका उन्मूलन करना है। 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। हम्म, मैं समझता हूं कि आज की महती आवश्यकता इन्हीं बिंदुओं पर टिकती है। अच्छा, आपके साथ संसद में कुछ नेता होते हैं, अगर आपको उन पर कुछ टिप्पणी देनी हो या आपको विचार रखने हो तो क्या होंगे? सबसे पहले राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलना हो आपको। अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, मैं उनको मैं समझ सकता हूं कि अभी पूर्णतः परिपक्व राजनीतिक की श्रेणी में मैं नहीं लाता हूं। हाँ, अच्छे इंसान हो सकते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। हाँ। एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली चलाते हैं और शिक्षा नीतियों, हेल्थ की हमेशा बात करते हैं, लेकिन और राज्यों में भी चीज़ें हुई, जैसे आपने से बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन शिक्षा नीतियों में लाए आप अपने टाइम पे, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल। नहीं, हर व्यक्ति की अपनी स्टाइल होती है हम्म, और स्टाइल में तो आपको कहने से आप नहीं होते हो, हम्म, आप उसको प्रूफ करके दिखाओ। हम्म, एक स्कूल को ठीक करने से आप पूरे शिक्षा पद्धति को नहीं बदल देते। हाँ, सभी स्कूल बदल जाएं तो आप श्रेष्ठतम बिंदु पे आते हो। हाँ, कहना और करना, इन दोनों में अंतर है। हाँ, बिल्कुल। एक व्यक्ति हैं जो हमेशा लोग बोलते हैं या ऐसे नैरेटिव बनते हैं कि बीजेपी का बी पार्टी या बी फेस होता है, वो वैसे ही हमेशा ऐसा बोला जाता है। मैंने उनको सलाह दी है, हाँ, वो बहादुर व्यक्ति हैं। हाँ, और अभी उन्होंने संसद की शपथ लेते समय फालस्तीन जिंदाबाद हाँ, नारा लगाया। हम्म, मैंने उनको नेक सलाह दी है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं फिलिस्तीन के लिए, आप गाजा बॉर्डर पे जाइए हम्म, और लाउडस्पीकर मैं उनको दे दूंगा, हम्म, जोर से चिल्ला के फालस्तीन जिंदाबाद लगाइए। फिलिस्तीन के लोग आपसे खुश होंगे। बीजेपी क्या, भारत का संबंध तो फिलिस्तीन से भी अच्छे हैं, इसराइल से भी अच्छे हैं, हम्म, लेकिन उनके लिए अगर फिलिस्तीन का इतना भाव है हम्म, तो संसद भवन पे ना लगाएं, गाजा बॉर्डर पे लगाएं। हम्म, फिलिस्तीन के लोग उनको हाथों हाथ ले लेंगे और इसराइल जिस पैटर्न पे समझेगा उनको उसका जवाब दे देगा। हम्म। भारत में क्यों लगा रहे हो? अच्छा, ये जो एजेंसीज हैं, जो कि मुझे याद है 2012 में सीबीआई को मैंने ये बोलते सुना है कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन। अभी हाल फिलहाल में वो पार्टी बोलती है कि ईडी, सीबीआई या फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ काम करें, बीजेपी के हिसाब से, ये सरकार के हिसाब से काम करता है। बीजेपी किसी भी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग नहीं करती, हम्म, ऐसा जो लोग कहते हैं उन्होंने स्वयं किया है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। आखिरी में सर, जो भी नीतियां चलती हैं, अगर युवा सेंट्रिक बात करें, हम स्किल फोकस्ड बात करें, तो आपके हिसाब से जो अभी नीतियां हैं, अभी सरकार चीजें ला रही है उसमें किसी ने सोचा था हाँ, कि वही भारत है जहां शाम को निकलते थे तो महिलाएं सूरज देवता के डूबने का इंतजार करते हुए हाथ में लोटा लेके खड़ी होती थी, हाँ, क्योंकि उनको बिल्कुल। लघु शंका करना है। हम्म, आज गांव गांव शौचालय पहुंचा है। ये एग्री। वही देश है जहां पर राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपए भेजो तो 15 रुपए पहुंचता, 85 रुपए का घपला होता है। आज डिजिटल, उससे जो आप ट्रांसफर करते हो यूपीआई। पैसे का, 100 भेजते हो तो 100 रुपए पहुंचता है। ये हाँ, वही भारत है जहां पिक्चरों में राजेश खन्ना को टोपी लगाए साइकिल से चलते, उसके पीछे लोग दौड़ते हुए दिखते थे, वो गाते थे डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और पूरा गांव निकल कर आ जाता था। हाँ, आज आज चाय वाला, पान वाला, मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला मोबाइल से अपने पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहा है। डिजिटल गांव 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 पहुंचा है। गांव में बिजली की टॉर्च दिखाई पड़ती थी, लोग खुश होते थे। हर गांव में आज बिजली जाती है इन 10 सालों में, तो वो खबर बन के अखबार में छपती कि आज बिजली 1 घंटे के लिए चली क्यों गई। हाँ, ये वही है जहां गांव में कि कहानियों में आता था कि दादी और नानी मेड़ से निकलती हुई वो कहीं गिर गई। हाँ, आज पक्की सड़कों वाली गाड़ी दरवाजे तक जाती है। हाँ, ये वही देश है 10 साल पहले जब दादी लोरी सुनाती थी और बच्चा वहां जाता था गांव में। आज क्या है, लोरी भी सुनाना हो तो दादी की लोरी को वो बैठ के घर में मोबाइल से वीडियो कॉल में दादी को दे देता है। हाँ, मोबाइल नेटवर्क घर घर गांव गांव 10 साल में पहुंच गया है।
वो कंप्यूटर लिए हुआ व्यक्ति आज अमेरिका में जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है कि इन भारत के बच्चों से बच के रहना, ये हमारे वहां के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट ना खा जाए। हाँ। 10 साल पहले वही कहते थे कि इन भारत के भूखे नंगों से बच कर रहना, कहीं हमारे वहां का भोजन ना खा जाए। 10 साल में सिनेरियो पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का बदला है। और एक नौजवानों के लिए स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितनी चीजों को लाकर एक भारत आज विश्व का सिरमौर बन रहा है। मोबाइल में नंबर 1, स्टार्टअप में नंबर 1, किस चीज में हम पीछे हैं? अंतरिक्ष में हम नंबर 1। आज हथियार में भी पहले क्या होता था, सफेद रंग का कबूतर उड़ता था जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता था, पाकिस्तान से और चाइना से गोली चलती थी, घुसपैठिए आते थे और हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री सफेद रंग का कबूतर उड़ाता था। आज क्या है, आज अगर वो घटना करता है तो आज की खबर ये होती है कि आज इतने आतंकवादी मारे गए। पहले होता था आज इतने आतंकवादियों ने मार दिया, मारकर पाकिस्तान बिरयानी खा के चले गए। आज अगर गड़बड़ करते हैं तो राफेल उड़ता है, राफेल नहीं MiG-21 तक का उड़ता है, पाकिस्तान में घुसकर मारकर वापस चला आता है। ये बदलाव है हर तरफ। जी सर, आखिरी में एक अच्छी बातचीत हुई। अगर जो यूथ है, जो नई जनता है या फिर युवा पीढ़ी है, उसको कुछ संदेश देना चाहें आप? लक्ष्य को छोटा मत मानिए, पीछे चलिए और सोच छोटी नहीं रखिए, बड़ी सोच के साथ, ये मानकर कि मैं पूरा करने की क्षमता रखता हूं। कलाम साहब बोलते थे कि बड़े सपना देखो और सपना देखने के बाद उसी के पीछे भागो, और जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक चैन की नींद ना आए। लक्ष्य कठिन नहीं होते, आपकी सोच कठिन होती है। इसे उसके पीछे जाइए और अपने पग से दाएं बाएं मत होइए, बड़ा टारगेट लीजिए। और मैं समझता हूं कि बदला हुआ भारत है। अब आपको दुनिया के दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया के दूसरे देश भारत में आ रहे हैं। इसलिए भारत पे के शौर्य पर, भारत के परिवर्तन पर विश्वास करिए। और सबसे बड़ा मंत्र आखिर में मैं दूंगा, तरक्की वही करता है जो अपने घर के देवी देवता, जो उसके माँ और बाप होते हैं, उनका सम्मान करता है। पहला काम यही करना, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन भगवान आपका कोई है तो आपके माता और आपके पिता हैं, और तीसरा भगवान कोई है तो आपका गुरु है। 3 मंत्रों को याद रखो, सफलता आपके कदम छूमेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छी बातचीत हुई।